डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट 5। तो पॉलिटिकल साइंस की जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं उनके ऊपर आजकल हम बात कर रखे हैं। आज उसका पार्ट 5 जो है आप देख रखे हैं, मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन टर्म इज़ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो क्या है? इट मीन्स it means that government which demands absolute obedience and will use violence, unjust laws, and surveillance, etc., to destroy the opposition. दो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है उससे क्या मुराद होता है? इट मीन्स द गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से मुराद एक ऐसी गवर्नमेंट होती है विच डिमांड्स अब्सोल्यूट ओबीडियंस, जो कि एक मुकम्मल जो है वो कंट्रोल कैम कर लेती है और लोगों से, सिटीज़न से इस बात की डिमांड करती है कि उसकी मुकम्मल तौर पे वफादारी की जाए, ताबेदारी की जाए। एंड विल यूज़ वायलेंस, अनजस्ट लॉज, सर्वेलियंस, एट्सेट्रा, टू डिस्ट्रॉय द अपोजिशन। और वो जो उसके जो पोलिटिकल अपोजिट लोग होते हैं, जो उसकी जो पोलिटिकल अपोजिशन होती है, जो उसके मुखालफिन होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो है ये वायलेंस भी इस्तेमाल करती है, नाइंसाफ़ी का भी सहारा लेती है। और उनको कंट्रोल करने के लिए जो है उनकी बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है करती है, उनकी हरकत व सकनात के ऊपर नज़र रखती है। और जैसे ही वो ये स्मेल करती है कि अपोजिशन के जो लोग हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम करने वाले हैं, तो उनको ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि उनका कत्ले आम भी अगर उसको करना पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करती। तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे सिस्टम को जो है जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और जबर की मदद से जो है चलाने की कोशिश करती है, और जो उसके जो अपोजिशन के जो लोग होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, उनके ऊपर मुकम्मल जो है उसका कंट्रोल होता है। ऐसी गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है। नंबर 2 है सिविल वार। सिविल वार क्या है? सिविल वार बेसिकली ये एक वार की ही किस्म है। ए वार बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड रीजन्स इन द सेम कंट्री। एक ही रियासत के अंदर जो है जो मुख्तलिफ जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, या इकनॉमिक ग्रुप्स हैं, या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, या रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं, उनका आपस में जो है पुरतशद्दद तसादम का हो जाना, कन्फ्लिक्ट उनके दरमियान हो जाना, और मुसल्लह तौर पे एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करना, वो वार जो है उसको सिविल वार कहा जाता है। सिविल वार क्या है? ये एक ही रियासत के जो शहरी होते हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो मुहाज़राई के ऊपर उतर आते हैं और एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जो जंग होती है जो एक ही रियासत के मुख्तलिफ़ शहरियों के दरमियान, मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान, उसके मुख्तलिफ़ इलाकों के दरमियान जो शुरू हो, उसको जो है वो सिविल वार कहा जाता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? इन द अमेरिकन सिविल वार। ये अमेरिकन सिविल वार जो है इब्राहम लिंकन के दौर में जो है ये लड़ी गई थी। 1861 से लेकर 1865 तक का जो दौर है ये अमेरिका के अंदर सिविल वार का दौर गिना जाता है। और इसमें इब्राहम लिंकन जो है उसने इसके ऊपर बड़ी कामयाबी से जो है वो कंट्रोल कर लिया था। इन द अमेरिकन सिविल वार, साउदर्न स्टेट्स fought for the right to buy and sell people and use them as the slaves। तो जब अमेरिका के अंदर जो है इस इरा के अंदर सिविल वार लड़ी गई, और उसमें जो साउदर्न स्टेट्स थी उन्होंने क्या किया कि वो गुलामी के चूँकि हक में थी, तो उन्होंने गुलामी को बहाल रखने के लिए और गुलामी को कायम रखने के लिए जो है बाकायदा तौर पे सिविल वार का जो है वो सहारा लिया था, लेकिन उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट एक नई टर्म है जी, कू दीता। कू भी इसको कहते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है कू दीता, एंड कू इट मीन्स द इलीगल एंड ऑफन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये बेसिकली क्या है? बगावत के मानों में इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे किसी भी रियासत के अंदर अगर फ़ौज जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर दे तो उसके लिए कू दीता की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है, या उसको कू भी कहा जाता है। इट मीन्स द इलीगल, जी, इट मीन्स द इलीगल एंड ऑफन वायलेंट। तो ये जो कुदिता होता है ये इलीगल होता है, और ताकत के जोर पे जो है ये अमल में लाया जाता है, और वायलेंट होता है यानी पुरतशद्दद होता है, ताकत का इसमें जो है
इस्तेमाल किया जाता है जब किसी रियासत के अंदर फ़ौज जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए बगावत करती है, तो जो लोग उस बगावत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं उनको ताकत के ज़ोर पे ख़त्म कर दिया जाता है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत इस्तेमाल की जाती है। तो यूजुअली बाय द मिलिट्री ऑफिसर, और अमूमन जो है ये कूदेता जो है ये टर्म उस वक्त इस्तेमाल होती है जब किसी रियासत के अंदर फ़ौज जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए बगावत जो है वो कर दे। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, द लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये बहुत मशहूर टर्म है, बहुत आम टर्म है। लीडर ऑफ द हाउस होता है और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या है? द लीडर ऑफ द पार्टीज डेट डिड नॉट हैव एनफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हो जाते हैं, तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है जिसको पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी सीट्स हासिल होती हैं, वो गवर्नमेंट बनाती है। और जो पार्टी अकलियत में होती है, यानी मिनॉरिटी पार्टी होती है, जिसकी अक्सरियत नहीं कायम होती, उस पार्टी को जो है अपोजिशन कहा जाता है। और उस अपोजिशन का जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कहलाता है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर जो मिनॉरिटी लीडर होता है उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा जाता है। और जो अक्सरियती सियासी जमात होती है जो हुकूमत बनाती है उसका जो सरबराह है वो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कहलाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, देखिएगा जी, द लीडर ऑफ द पार्टी जी, द लीडर ऑफ पार्टीज डेट डिड नॉट एनफ सीट्स इन पार्लियामेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी मुख्तलिफ कोई एक जमात भी हो सकती है या वो 2 या 3 जमातें भी हो सकती हैं जिनको इतनी सीटें ना मिलें कि वो हुकूमत साजी कर सकें, तो वो पार्टी जो है वो अपोजिशन कहलाती हैं और वो अपना जो सरबराह मुकर्रर करेंगी उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा जाएगा। ही इज़ आल्सो ए मिनॉरिटी लीडर इन द पार्लियामेंट। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट। व्हाट्स गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की टर्म हम बड़ा जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन हु गवर्न ए कंट्री, स्टेट और रीजन एंड मेक डिसीजंस अबाउट लॉज, टैक्सेस, बजट्स, वेलफेयर, फंडिंग एट्सेट्रा। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम होती है हु गवर्नस ए कंट्री, स्टेट एंड रीजन। तो रियासत जो है, रियासत का जो दायरा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है बनाने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, लॉ मेकिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट कहलाती है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी तंजीम है जिसको रियासत जैसे अदारे का नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक ख़ास मुद्दत के लिए कायम किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या है? दोबारा देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन डेट गवर्न ए कंट्री, स्टेट और रीजन एक ही बात है, एंड मेक डिसीजंस अबाउट द लॉज, जो लॉ मेकिंग करती है, टैक्सेस के मतलब फैसले करती है, बजट के मतलब फैसले करती है, और जो वेलफेयर फंडिंग होती है उसके मतलब जो है वो, यानी गवर्नमेंट के काम क्या हैं? गवर्नमेंट का काम है लॉ मेकिंग करना, लॉ इन्फोर्समेंट करना, टैक्सेस जो हैं वो करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, और बजट जो है तैयार करना, फिर बजट के अंदर जो है उसको नाफज करना, और फिर आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है देना। ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है। जो भी तंजीम ये काम करती है वो तंजीम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कहलाती है। गवर्नमेंट के हवाले से एक और डेफिनेशन है, द कोलम्बिया इंसाइक्लोपीडिया डिफाइंस गवर्नमेंट एज ए सिस्टम। यानी कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या कहा गया है? सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल है। ये सोशल कंट्रोल का, समाजी अमल का एक जो है वो निज़ाम है, अंडर विच द राइट टू मेक लॉज एंड द राइट टू इन्फोर्स द लॉज। यानी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें लॉ मेकिंग का अख्तियार और लॉ इन्फोर्समेंट का अख्तियार जो है उस सिस्टम को जो है दिया जाता है, इज वेस्टेड टू ए पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया, तो ये किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी समाज के अंदर जो है लोगों का एक ऐसा ग्रोह होता है, या इसको आसान लफ्ज़ों में लोगों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जिसको उस माशरे के अंदर लॉ मेकिंग अथॉरिटी दी जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी दी जाती है, और उसको जस्टिस प्रोवाइड करने की अथॉरिटी दी जाती है, और उसको बजट बनाने की अथॉरिटी दी जाती है, उसको टैक्सेस के मतलब अथॉरिटी दी जाती है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अथॉरिटीज इस्तेमाल करती है उसको जो है गवर्नमेंट का नाम जो है वो दिया जाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है जी रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या है? ए नेशनल पोल इन विच एवरीवन कैन वोट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेफरेंडम का तल्लुक जो है किसी भी रियासत के अंदर जो कानूनी मामलात होते हैं, कानून साजी से, लॉ मेकिंग से जिनका तल्लुक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से जिनका तल्लुक होता है, उसके मुतल्लक जो पब्लिक ओपिनियन ली जाती है उसको रेफरेंडम कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में आपको यूँ बता दूँ कि किसी भी कानूनी मसले के ऊपर, यानी कानूनी मसला क्या है कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जब भी पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई इस तरह का बिल पेश होता है, कोई मसवदा पेश होता है, तो उसके ऊपर कौम दो हिस्सों में बाज़ का तकसीम हो जाती है। लोग कहते हैं जी कानून बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कानून नहीं बनना चाहिए, और ये चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो फिर क्या है कि उस इशू के ऊपर पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए उसके ऊपर अवाम की राय ली जाती है, और अवाम जो है उसके उनको जो अवाम से उनसे पूछा जाता है कि आपके ख्याल में ये जो अमेंडमेंट है ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या ये कानून जो है ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो अवाम येस और नो के अंदर जो है उसका जवाब दे देते हैं। तो किसी भी कानूनी मसले के ऊपर अवाम की ओपिनियन लेना येस और नो की शक्ल में, उसको रेफरेंडम कहा जाता है। तो दोबारा देखिएगा, ए नेशनल पोल, रेफरेंडम क्या है? बेसिकली नेशनल पोल होता है ऑन विच एवरीवन कैन वोट। एवरीवन से मुराद ये है कि जो लोग राइट टू वोट रखते हैं, मसलन 18 साल की उम्र के लोगों को हक के रायदही हासिल है, तो 18 साल की उम्र के तमाम लोग जो हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो मर्द हैं, औरत हैं, उनका कोई भी मज़हब हो सकता है, कोई भी जो है वो उनकी रेस हो सकती है, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है तमाम लोगों को जो है वो इक्वल बेसिस के ऊपर जो है वो राइट टू वोट दे दिया जाता है, और उसमें वो वोट कास्ट करते हैं कि हम हमारी नज़र में ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो किसी भी कानूनी मसले के ऊपर आवाम की ओपिनियन मालूम करना क्या कहलाता है? रेफरेंडम कहलाता है। कैन वोट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज सच ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। तो बेसिकली जो रेफरेंडम होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज से मुतल्लक होता है, अमेंडमेंट के मुतल्लक होता है, किसी कानून के बनने से मुतल्लक होता है। उस वक्त इसकी ज़रूरत पेश आती है जब वो जो कानूनी अमल है वो मुतनाज़ हो जाता है, और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है फैसला करने की बजाय अवाम की ओपिनियन ले ली जाती है, और उसके मुताबिक फिर उसको कानून बना दिया जाता है या उसको कानून फिर नहीं बनाया जाता। तो कानूनी मसले पर अवाम की राय मालूम करना रेफरेंडम कहलाता है। और नेक्स्ट है पोलिटिसाइज। हम इस टर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पोलिटिसाइज चीज़ों को कर देना। क्या है ये पोलिटिसाइज चीज़ों को कर देना? टू यूज़ एन इवेंट आर इशू। रियासत के अंदर कोई इवेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, वो इवेंट या हादसा जो है वो इंतज़ामी नौइयत का हो सकता है, या वो जो है वो सोशल हो सकता है, कोई भी इवेंट जो है वो हो सकता है। अब उस ख़ास इवेंट को या उस ख़ास इशू को टू इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? टू चेंज द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को इस्तेमाल करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन पर असरअंदाज होने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी हमायत के अंदर जो है लोगों की राय बदलने के लिए उस ख़ास इवेंट को जो है वो इस्तेमाल करती है। तो इसको हम कहते हैं कि चीज़ों को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करना क्या होता है कि किसी ख़ास इवेंट को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना, यानी वो इवेंट जिस सिचुएशन के अंदर रूनमा हुआ है उसको उस अंदाज से पेश ना किया जाए, बल्कि उसको अपने मुफाद के लिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस ख़ास इवेंट को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल कोई सियासतदान भी जो है वो किसी ख़ास इवेंट को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मफाद के लिए, या लोगों की राय को अपने हक़ में तब्दील करने के लिए जब वो उस ख़ास इवेंट को या इशू को इस्तेमाल करता है, तो उसको हम पोलिटिसाइज़ करना कहते हैं। तो पोलिटिसाइज़, टू यूज़ एन इवेंट आर इशू टू चेंज द पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आर ए पॉलिटिशियन। तो जब कोई सियासतदान या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी ख़ास इवेंट को अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ों को पोलिटिसाइज़ जो है किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्टेट डूमा। स्टेट डूमा क्या है? द लोअर हाउस ऑफ द बाइकैमरल फेडरल असेंबली ऑफ रशिया। तो जो रशियन लेजिस्लेचर है उसका जो लोअर हाउस है उसका नाम है डूमा। जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लोअर हाउस नेशनल असेंबली है, और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, और अमेरिकन कांग्रेस जो है उसका जो हाउस ऑफ जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है। इस तरह इंडियन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो लोकसभा कहलाता है।
तो जो रशियन पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है और उसका लोअर हाउस जो है वो डूमा कहलाता है। नेक्स्ट है जी टिरनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टिरनी। इसको हमारे अखबारात के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में जो है भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू में क्या है। ये है इस्तबदादियत, इस्तबदादी हथगंडे इस्तेमाल करना। जब हुकूमत जो है अपने मुखालफिन को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है तो हमारे उर्दू अखबारात के अंदर ये खबर लगती है कि हुकूमत जो है वो इस्तबदादी हथगंडे इस्तेमाल करने के ऊपर उतर रही है। तो ये टर्म जो है इस्तबदादियत, इस्तबदादी हथगंडे, ये टर्म जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। टिरनी क्या है? ए ब्रूटल गवर्नमेंट डेट यूज़ वायलेंस, sorry, जी, a brutal government that use violence, unjust and fear to control its own people। जब कोई गवर्नमेंट है अपने ही लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर असरअंदाज होने के लिए वो वायलेंस का इस्तेमाल करती है, नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम का इस्तेमाल करती है और खौफ पैदा करके जो है लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो तब वो गवर्नमेंट है उसको टिरनी कहा जाता है। यानी टिरनी जो है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, प्लेटो जो है वो कहता है कि ये ध्यान में रखिएगा कि टिरनी इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जिस तरह मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अरिस्टोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पॉलिटी एक निज़ाम हुकूमत है। तो इन दिस सेंस जो है tyranny जो है that is not a form of government। what is the meaning of tyranny according to the Plato? तो प्लेटो क्या कहते हैं कि tyranny is the perverted form of monarchy। तो मोनार्की क्या है? एक निज़ाम हुकूमत है, रूल ऑफ वन पर्सन है। तो वो कहते हैं कि जब मोनार्की जो होती है वो इंसाफ पसंद होती है, वो रहमदिल होती है और वो लोगों के लिए बड़ी जो है वो हमदर्द होती है, तो उस वक़्त तक जो है उसे मोनार्की कहा जाएगा। लेकिन जब जो मोनार्क होता है, जब बादशाह होता है, वो अपनी इस ताकत को जो है वो लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको मिसयूज़ करता है और वो रहमदिल होने की बजाय वो ज़ालिम जो है वो हो जाता है और वो इंसाफ़ करने की बजाय नाइंसाफ़ी करने लगता है। तो देन द मोनार्की विल बी चेंज इनटू टिरनी। तो उस वक़्त वो कहता है कि मोनार्की जो है वो टिरनी में चेंज हो जाती है। तो मोनार्की बेसिकली क्या है? ये बादशाहत की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मोनार्की है। तो जब मोनार्की जो है वो ज़ुल्म सितम पर मबनी हो जाएगी, वायलेंस का सहारा लेगी, इंसाफ का दामन छोड़ देगी, तो देन मोनार्की जो है दैट विल बी चेंज इनटू टिरनी। तो ये बेसिकली मोनार्की की बिगड़ी हुई शक्ल है। और देखते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। ये मुख्तसर दुरानिया की वीडियो है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमें आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहता है। आप की राय जो होती है उसी को ही मद्देनज़र रख के हमने नेक्स्ट जो है नई वीडियो डिज़ाइन करनी होती है। आप जो है वो इसके बारे में आपकी राय जो है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट।